आपको लगता है क्या कि आदर्शवादी राजनीति के साथ प्रियंका जी क्या सरकार में आने लायक सीटें जीत पाएंगी? जितनी महिलाओं से मैं मिली हूँ जिन पे भयंकर अत्याचार हुआ है, सारी लड़ रही हैं, सारी लड़ रही हैं। चाहे उन्नाव की जो थी, प्रियंका जी सबको लड़वा भी रही हैं। ओह सोचने दीजिए। बस एक सवाल, मीटिंग नहीं है, मेरी सासू माँ आई हुई है डिनर के लिए। थकती नहीं है क्या? डोर टू डोर था लेकिन एक भी डोर नहीं मिला मुझे क्योंकि भीड़ इतनी थी कि चलते गए हम। अब क्यों कोई कभी विधायक या सांसद ही नहीं लड़ती हैं? तो 22 में लड़ना चाहिए था प्रियंका जी। लड़ तो नहीं हूँ। बेरोजगारों के लिए आपका क्या प्लानिंग है? क्या प्लान है आपका? कहाँ है भाई हमारा युवा विधान? बीजेपी के विधायक भगाए जा रहे हैं, वहाँ प्रियंका गांधी को इतना प्यार मिल रहा है, क्या ये प्यार ईवीएम में बंद हो पाएगा कि नहीं? अब वो देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। कांग्रेस जहां जहां लड़ रही है या लड़ती है पूरी ताकत झोंक देती है लेकिन जीत नहीं पाती है कि कांग्रेस को भी अग्रेसिव राजनीति करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में सबसे अग्रेसिव तो हम ही रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैम प्लीज मेरा जवाब दे दीजिएगा। देखिए सुनिए, कोरोना में लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम प्रियंका जी आपने किया है और मैंने कई लोगों से ट्विटर के माध्यम से आपसे मदद मांगी और आपने लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए मैं ट्विटर के माध्यम से तो आपको धन्यवाद दिया है लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर मैं आपसे 2 लाइनें पूछूं प्रियंका जी तो फिर आप क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आओ मेरे घर आओ, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। नमस्कार, आज हमारे साथ कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और लड़कियों को लड़ने का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी हैं हमारे साथ। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, आपको मैं सुबह से देख रही हूँ, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। आप मतलब थकती नहीं है क्या? डोर टू डोर था लेकिन एक भी डोर नहीं मिला मुझे क्योंकि भीड़ इतनी थी कि चलते गए हम। हाँ, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। आज का दिन कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो मैं ये जानना अच्छा रहा। भीड़ अच्छी थी, लोग उत्साहित थे और मेरे ख्याल से जो हम कहना चाह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दों पर जवाबदेही मांगो और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे कहो कि आपने क्या किया है, क्या करने जा रहे हो और इस आधार पर अपना वोट डालो। ये लोग समझ रहे हैं। अच्छा, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी बीजेपी के विधायक भगाए जा रहे हैं, वहाँ प्रियंका गांधी को इतना प्यार मिल रहा है, क्या ये प्यार ईवीएम में बंद हो पाएगा कि नहीं? अब वो देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं लेकिन आशा तो है कि हमारा समर्थन होगा क्योंकि जो हम कहना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि राजनीति में परिवर्तन आए। हम चाह रहे हैं कि जो जातिवाद और सांप्रदायिकता राजनीति में घुस गई है और जो हिंसा, नकारात्मकता घुस गई है, उससे बदलाव आए। और क्योंकि एक इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, बहुत बेरोज़गारी है, बहुत परेशानियाँ हैं, लोग त्रस्त हैं, महंगाई है, किसान त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, महिलाएं भी त्रस्त हैं, हर जगह अत्याचार हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक नई राजनीति उभरे जो जनता की समस्याओं को समझने की पूरी कोशिश करते हुए उनका समाधान ढूंढे और यही चर्चा हो। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये चर्चा होनी चाहिए। हम इधर उधर के मुद्दों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ गुमराह करके सिर्फ कुछ राजनीतिक दल फायदा उठाएंगे, इसका पब्लिक का तो फायदा नहीं है। अच्छा, फायदे से याद आया प्रियंका जी, बीजेपी बड़ी हार्ड हिटिंग राजनीति करती है। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस को भी अग्रेसिव राजनीति करनी चाहिए? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में सबसे अग्रेसिव तो हम ही रहे हैं, है ना। हम लड़े हैं, सड़क पे लड़े हैं, हर मुद्दे को उठाया है। जहाँ जहाँ हमने देखा है अत्याचार हो रहा है, हम खड़े रहे हैं। सारे प्रोटेस्ट हमने किए हैं। 18,700 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल जा चुके हैं या हिरासत में रह चुके हैं पिछले 1.5 साल में। कोई दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी नहीं है यूपी में जिसमें ये हो रहा है। तो हम सबसे ज़्यादा अग्रेसिव तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा, जिस उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी लूट, घसोट और दबंगई, गुंडई और पैसों के दम पर चुनाव जीते जाते हैं, उस उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी बात जहाँ की महिला प्रधानों की प्रधानी भी उनके पति चलाते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे लड़ेंगी प्रियंका जी? और आपको लगता है क्या कि आदर्शवादी राजनीति के साथ प्रियंका जी क्या सरकार में आने लायक सीटें जीत पाएंगी? देखिए, आदर्शवादी राजनीति ने हमारे देश को आज़ाद किया। भाजपा का जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य से तो बड़ा नहीं है ना। तो जब उस साम्राज्य का सामना आदर्शवादी राजनीति कर सकती थी, महात्मा गांधी जी कर सकते थे,
अपनी विचारधारा को लेकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन लड़कियां कैसे लड़ पाएंगी प्रियंका जी? मैं रही यही हैं। जानना चाहती हूँ। लड़ रही हैं, 160 महिलाएं लड़ रही हैं। देखिए अभी भी आप पूनम के यहाँ से देखिए, लड़ रही है, ट्रैक्टर खुद चला रही है, बारिश में संघर्ष कर रही है, प्रचार कर रही है। कितने पुरुष देखे हैं आपने जो इतना संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल। तो कर रही है संघर्ष, जो भी नतीजा है आगे मजबूत बनेंगी, फिर से लड़ेंगी। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री देखिए एक शुरुआत है, जी। ठीक है, शुरुआत कहीं ना कहीं होनी थी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप भी देख रही हैं, देखिए आप नौजवान महिला हैं, आप भी चाहती हैं कि आपका भविष्य बने, आप भी चाहती हैं कि आप सक्षम बने और आपको आपके सशक्तिकरण के लिए सरकार कुछ करे, तो आपकी तरह सब चाहती हैं। तो आज की जो महिला है वो चाहती है कि अपना भविष्य बने। जी। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, देखिए जितना अत्याचार मैंने देखा है, जितने परिवारों में गई हूँ, जितनी महिलाओं से मैं मिली हूँ जिन पे भयंकर अत्याचार हुआ है, सारी लड़ रही हैं, सारी लड़ रही हैं। चाहे उन्नाव की जो और थी, प्रियंका जी सबको लड़वा भी रही हैं। अच्छा प्रियंका जी, उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए हम 50% हैं आबादी की, हर घर में 2-2, 3-3 महिलाएं हैं, तो हमारी भागीदारी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक फैसला है। प्रियंका जी, आप लड़कियों को लड़ाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस जहाँ जहाँ लड़ रही है या लड़ती है पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन जीत नहीं पाती है। इसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए जब मैं पहले यहाँ आई थी तो लोगों ने कहा संगठन नहीं है, दुर्बल है, और ये सच्चाई भी थी। हमारा संगठन ज़मीन से जुड़ नहीं रहा था। हमारे जो कार्यक्रम थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, जो कार्यक्रम थे, जो संगठन के कार्यक्रम थे, वो उसी के दायरे में रहते थे। अपने कार्यकर्ता आए, अपने पदाधिकारी आए, थोड़ा बहुत कर दिया और बात ख़त्म। तो हमने 1.5 सालों में बहुत संघर्ष किया है अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए। पहले ज़िला तक था, ज़िले तक था, आज न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक है। हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम किए, हमने संगठन को जागरूक बनाया है और जनता से कनेक्टेड कर दिया है उसको। तो आज अगर किसी भी गांव में, किसी भी ज़िले में कुछ होता है, जनता की कोई समस्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ से सबसे पहले कांग्रेस का पदाधिकारी या कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है, हमें इत्तला होती है, हम उस समस्या को सुलझाने का या कम से कम उन लोगों के लिए खड़े होने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक पहल भी है। तो अब देखते हैं कि इसका कितना चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। मैं ये पूछना भी चाह रही थी आपसे कि आपके हिसाब से इसका कितना असर दिखेगा ये 2022 वाले विधानसभा चुनाव? देखिए सबसे पहले तो आप 30 सालों बाद शायद या 25-30 सालों बाद पहली बार कांग्रेस 403 सीटों पे लड़ रही है, ठीक है। हर जगह अच्छी लड़ाई कर रही है, अच्छे उम्मीदवार हैं जो संघर्ष करके लड़ रहे हैं। तो देखते हैं नतीजा क्या आता है। आशा तो ये है कि जनता समर्थन देगी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर मैं आपसे 2 लाइनें पूछूं प्रियंका जी, तो फिर आप क्या कहेंगे? ओह सोचने दीजिए। मैं ये कहूँगी कि देश भय से नहीं चलना चाहिए, प्यार से चलना चाहिए, और ये कहूँगी कि जो कहते हैं वो उन्हें करना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मुझे याद आई कि प्रियंका जी, वो प्रधानमंत्री देश के अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने 70 सालों में देश लूट लिया। रट लगाई हुई है उन सब ने, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भी, और उनके जितने भी नेता हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है, मान लो 70 सालों में कुछ नहीं किया हमने, आपने क्या किया 7 सालों में? आपने कोई IIT बनाया, कोई एम्स बनाया, आपने कुछ नया किया है? मंदिर बन रहा है, ठीक है, लेकिन विकास के लिए क्या किया आपने? विकास के लिए क्या किया आपने? कोरोना आया इस देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एक दुनिया में से हम उन देशों में हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्यों नहीं पहुंच पाया अस्पतालों में? अगर आप इतने सक्षम हैं, आप कह रहे हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में तो वो फैक्ट्रियां बनी हैं जो ऑक्सीजन बना रही हैं, ठीक है, ये एक मिसाल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आपका राज है ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अस्पताल तक पहुंचने का काम आप 1 साल में आप करवा नहीं पाए। 2020 में कोरोना आया, 2021 तक आप करवा नहीं पाए। आपने टैंकर्स की संख्या नहीं बढ़ाई तो कभी पहुंचा नहीं लोगों। आपने देखा कितनी भारी संख्या में लोगों को इतनी दिक्कत हुई ऑक्सीजन की। ठीक है, अब आप कह रहे हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो काबिलियत तो 70 सालों में ही आई ना, उसको तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया। उसी तरह से IITs, एम्स, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जितने भी ये PSU बेचने जा रहे हैं,
किसने बनाए? तो तो मैं 70 साल में ही बने हैं। तो मैं आपकी इसी बात से प्रियंका जी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा समय आपका और लूँगी। मुझे पता है रात हो गई है, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, इतनी सर्दी है। प्रियंका जी हमारे साथ है, इसलिए चीज़ के लिए तो सैल्यूट है प्रियंका जी। आप वाकई महिलाओं के साथ हैं और आई एम वेरी ब्लेस्ड इस समय पर। और एक चीज़ तो है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद कोरोना में लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम प्रियंका जी आपने किया है। और मैंने कई लोगों से ट्विटर के माध्यम से आपसे मदद मांगी और आपने लोगों तक पहुँचाए। उसके लिए मैं ट्विटर के माध्यम से तो आपको धन्यवाद दिया है, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा फर्ज है, इसमें कोई धन्यवाद देने की अच्छा बात। प्रियंका जी, आप ना विधायक हैं ना सांसद हैं, तो क्यों है ऐसा? आप क्यों कोई कभी विधायक या सांसद ही नहीं लड़ती हैं? अभी तो आई हूँ मैं पॉलिटिक्स में, अभी 3 साल पहले, तो आगे बनूंगी। तो देखें, 22 में लड़ना चाहिए था प्रियंका जी। लड़ तो रही हूँ। हम्म, अगर मैं एक जगह होती और मैं चुनाव लड़ती तो फिर शायद मैं सब जगह लोगों के संघर्ष में नहीं मिल सकती, उनको मदद नहीं कर सकती, इतना प्रचार नहीं कर सकती। अच्छा, अगर यूपी में आपकी सरकार आती है प्रियंका जी, तो बेरोजगारों के लिए आपका क्या प्लानिंग है? क्या प्लान है आपका? कहाँ है भाई हमारा युवा विधान? हमने एक पूरा विधान बनाया है। अच्छा, हाँ, और एक पूरा, और मुझे बहुत फील हुई ये बात कि जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैं नौजवानों से मिल रही थी और मुझे पता चल रहा था कि एक तो बहुत भयंकर बेरोजगारी है, ठीक है। सरकारी पद खाली हैं, 12 लाख सरकारी पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं। उसके लिए जो एग्ज़ाम्स परीक्षाएं होती हैं उसमें इतनी बाधाएं आती हैं और मुझे लगता है कि एक हद तक ये जानबूझ के डाली जाती हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर परीक्षा लीक हो रही है या रद्द हो रही है या फिर उसका कट ऑफ चेंज हो रहा है या फिर आप 1 साल बाद परीक्षा कर रहे हैं उसके अनाउंसमेंट के बाद या फिर आप 1.5 साल बाद रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। और मैं देखती हूँ कि नौजवान इतने परेशान हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 5-5, 6 सालों के लिए परीक्षा पर परीक्षा दे रहे हैं और अभी भी बेचारे आशा रख रहे हैं कि उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि अब एक उम्र भी हो गई है उनको उनकी पढ़ाई भी कर ली है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर, और ये खास तौर से ये देखकर कि जब सरकार दे सकती है रोजगार, अरे 12 लाख पद खाली हैं तो दे क्यों नहीं रहे हो? तमाम बेरोजगार हैं पूरे प्रदेश में, और इतना मतलब 5 साल के लिए आपने सरकार चलाई है, आप कुछ नहीं कर पाए क्या? तो मुझे लगा कि जैसे घोषणाएं सारी पार्टीज करती हैं कि हम चुनाव के समय हम 25 लाख रोजगार दे देंगे, 20 लाख रोजगार दे देंगे, इसका मतलब क्या है? सब कह सकते हैं, मोदी जी ने भी कहा था, कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़। तो मैंने कहा देखो हमारे और उनमें फ़र्क क्या है, हमें समझाना चाहिए कि हम किस तरह से ये रोज़गार देंगे और हम जैसे ये परीक्षाओं में जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सुलझाएंगे। नौजवानों, अगर एक नौजवान अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, किस तरह से उसको मदद करेंगे, क्या उसको लोन देंगे, या अगर उसका कोई हुनर है उस हुनर का बढ़ावा करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने पूरा एक भर्ती विधान बनाया और इसमें, और ये भी एक पहल है, मैं चाहती हूँ कि आप देखें, और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन सब पढ़ें। अब चश्मे इसमें नौजवानों के लिए हमने सबसे पहले तो लिखा है भर्ती क्रांति। मैं चाहती हूँ अवधेश बेटा इसको एक बार आप दिखा दीजिएगा। ये देखिए भर्ती क्रांति, ठीक है। इसमें हमने लिस्ट बनाई है कि ये जो 20 लाख रोजगार हैं ये आएंगे कहाँ से, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है जी, ये सारी जो खाली पद हैं हम कह रहे हैं कि हम इनको भरेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसमें दूसरा फिर हम आपको आपके हुनर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो जैसे क्लस्टर्स हैं, हर ज़िले में कौन सा क्लस्टर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल का काम है, उसको अगर नौजवान अपना पीतल का कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है तो हम कैसे उसको मदद करेंगे। आगे हमने लिखा है कि आप भरोसा कैसे करोगे हमें, ठीक है। जैसे भर्ती प्रक्रिया में युवा का भरोसा बहाल करना, ठीक है। उसके लिए हमने पूरा यहाँ पे खाका तैयार किया है कि हम हर भर्ती के लिए, हर एक भर्ती के लिए हम एक कैलेंडर बनाएंगे और उस कैलेंडर में सिर्फ उसमें एग्ज़ाम का डेट, रिज़ल्ट का डेट और नियुक्ति का डेट, और जो नियुक्ति है वो 6 महीने के बाद नहीं हो पाएगी। अगर 6 महीने पार हो गई तो हम एक कानून लाएंगे कि अगर कोई भी अधिकारी उसको डिले करेगा तो उसका सस्पेंशन होगा। अच्छा। तो एक कड़ा कानून जो कैलेंडर को का पालन करने के लिए लाया जाएगा। उसके साथ साथ जो फीस भरते हैं ये बेचारे बच्चे, इतने फीस भरते हैं, ट्यूशन्स कराते हैं, तो हमने कहा कि कोई भी सरकारी नियुक्ति के लिए जो एग्ज़ाम है उसकी कोई फ़ी नहीं होगी। अगर आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, रेलगाड़ी से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो वो भी आपकी यात्रा फ्री होगी, आपको एग्ज़ाम का एडमिशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। और एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन भी बनाएंगे। उस रिक्रूटमेंट कमीशन में जो भी इश्यूज़ आ रही हैं, जैसे ये 69,000 की भर्ती, ये सब उस कमीशन में रिजॉल्व होंगी। अच्छा।
और जिन बच्चों के करियर ख़राब हुए हैं क्योंकि उन्होंने, आपने देखा, प्रदर्शन करते हैं बेचारे, पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, कोई जेल ले जाता है उनको, कई धाराएं लगा देती हैं, कुछ लोगों को तो रासुका भी लगा दिया है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो उस स्थिति में जितने भी बच्चे हैं उनके जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कमीशन, तो इस तरह की, और इसके साथ साथ हमने इसमें भविष्य का निर्माण भी, कि जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना चाहते हैं, हम कैसे मदद करेंगे, और लास्ट है भलाई, जिसमें सेहत और शारीरिक और मानसिक खुशहाली के लिए भी चीज़ें हैं। तो ये जैसे हमने एक शक्ति विधान बनाया महिलाओं के लिए, उसमें इसी तरह से हमने महिलाओं के लिए लिखा है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो ये हमने सोचा कि बहुत ही ज़रूरी था कि हम ये भर्ती विधान बनाएं, क्योंकि, और आप सब इसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जब एक राजनीतिक पार्टी की नीयत सही होती है ना, तो कितना काम एक्चुअली किया जा सकता है। अच्छा प्रियंका जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगी प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी, कुछ सवाल, थोड़े से सवाल है प्रियंका जी, बस एक सवाल। मेरी सासू माँ आई हुई है डिनर के लिए। अच्छा प्रियंका जी, बस एक सवाल, आप और राहुल जी, मैंने जो ये आपका पूरा पढ़ा, ये मैं ले सकती हूँ मैम? हाँ, ले लो प्लीज। ओके, मैं इसको पढ़ के बताऊंगी, ये भर्ती विधान है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, प्लीज मेरा जवाब दे दीजिएगा। देखिए सुनिए कि आदर्शवादी राजनीति और भोलेपन में अलग बात है। ठीक है, आदर्शवादी राजनीति करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम भोले हैं और हम कुछ नहीं समझते कि एक्चुअली ज़मीनी असलियत क्या है और राजनीति क्या है। हम ठीक तरह से समझते हैं, लेकिन हम सही तरह से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, चुनावी सवाल बहुत हो गए, राजनीतिक सवाल बहुत हो गए। प्रियंका जी, आपको खाना बनाना आता है? खाना बनाना बिल्कुल, आओ मेरे घर आओ, तुम्हारे लिए बनाऊंगी, बहुत प्यारी। थैंक यू मैम। तो आज हमारे साथ प्रियंका गांधी जी थी, और इस समय प्रियंका गांधी जी भारी बारिश में, आप देखिए, वो देखिए सामने, प्रियंका गांधी जी भारी बारिश में लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, और 2022 को लेकर के जो उनका विधान है, इस वक्त मेरे हाथ में प्रियंका गांधी जी का शक्ति विधान है, प्रियंका गांधी जी का ये जो युवाओं के लिए नया भर्ती विधान है, ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ में है, और प्रियंका गांधी जी की जो सोच है वो मैंने आपको बताई। और प्रियंका जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही पसंद करते रहिए। धन्यवाद।